उसके बाद 15 में आपके पास लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स व्हेन मेजर एक्सिस इक्वल टू 4, माइनर एक्सिस जो है वो 3 है एंड माइनर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। देखो अगर माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होता है तो इक्वेशन आपकी ये होती है, मतलब जिसमें जो बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो y के नीचे होता है, ठीक है। अब अगर आप इन ऑप्शंस पे ज़रा गौर करो, इस ऑप्शंस में देखो बड़ा डिनोमिनेटर इधर तो माइनस है, माइनस तो इलिप्स में होता नहीं है, इसी तरह इसमें माइनस है, ये भी माइनस इलिप्स में होता ही नहीं है। b और d आपके पास है। अब b में देखो वाई स्क्वायर के नीचे छोटा डिनोमिनेटर है, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा डिनोमिनेटर है, तो ये केस हो जाएगा मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस का। इसमें अगर आप गौर से देखो तो ये केस है मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस का, जिसमें अगर आप a स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या आ रही है 16 और b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9। अगर आप a की वैल्यू निकालो 4 और b की वैल्यू आ रही है 3। इस सवाल में मिस्टेक ये है कि सवाल में उनको ये बोलना चाहिए था द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स व्हेन सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू 4, सेमी माइनर एक्सिस इक्वल टू 3। क्योंकि अगर आप गौर से देखो यहाँ पे ये सेमी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस होता है 2a, वो यहाँ पे 8 के बराबर है, और माइनर एक्सिस होता है 2b 6 के बराबर है। तो सवाल में उनको बोलना चाहिए था सेमी मेजर एक्सिस 4 है, सेमी माइनर एक्सिस 3 है, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर लेना। जब सेमी का वर्ड लगा दोगे आप तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ 16 में। 16 में आपसे पूछा हुआ है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस गिवन है और वर्टेक्स गिवन है 0,0। आपको पैराबोला के फोकस गिवन है 3,0 और वर्टेक्स गिवन है 0,0, मतलब उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे। और फोकस से देख के आपको पता चल जाएगा, जो मैंने आप लोगों को टेबल रिकमेंड किए हैं मैं, फोकस से देख के आपको पता चल जाएगा कि ये उस पैराबोला की बात की जा रही है जिसका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस में इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ए की वैल्यू क्या है, फोकस से मिल गई हमें 3 है, ठीक है। तो यहाँ आप ए की जगह 3 पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 17 में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ अ कर्व, एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोसाई, आपको फोसाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब अगेन ये आपके पास एक बड़ी सी इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करोगे। ये एलिप्स की एक बाय द वे इक्वेशन है जो मैंने पहले भी सॉल्व करवाई हुई थी। किस एमसीक्यूज़ में, मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले एमसीक्यूज़ में मैंने डिटेल से करवाई थी किस तरह आप सॉल्व करोगे, और जल्दी जल्दी आप कर सकते हो सॉल्व। इतना बड़ा एमसीक्यूज़ नहीं है, हार्डली 2 मिनट लगेंगे आपको। तो आपको इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है इसको। एंड पर आप देख लेना कि इसका मेजर, अच्छा ये अलोंग एक्स एक्सिस वाला केस नहीं होगा, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है ना एलिप्स का, जो मैंने टेबल के शुरू के 2 कॉलम लिखवाए हैं, ये वो वाला केस नहीं है। ये आखिर के 2 कॉलम वाला केस है कि या तो एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। मैं दोनों केस बता देता हूँ। देखो नॉर्मल अगर आपके पास जब सेंटर ओरिजिन पे होता था तो फोसाई के कोऑर्डिनेट होते थे ±c,0। जब अलोंग वाई एक्सिस होता था तो 0, ±c, ठीक है। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो फोसाई होते थे h ±c, k, और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता था तो फोसाई होते थे, फोसाई क्या होते हैं h, k ±c है। अच्छा आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना और देखना, चलो यार मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ, आप लोगों को होमवर्क देने से बेहतर है कि, अच्छा मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। तो और मेरे ख्याल में समझाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें मैंने डिटेल से एमसीक्यूज़ नंबर 11 में आप लोगों को समझाया हुआ है। तो बस आप अभी वर्किंग देख लो होगी किस तरह, बाकी तो इतना मसला नहीं करेगा ये। +1 = 0। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आपको पता चलेगा रियल टाइम में सॉल्व किस तरह करना होता है। स्टिल मैं कुछ ऐसे स्टेप करूँगा जो डायरेक्ट नहीं होंगे, वरना ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं थी मुझे। मेरे ख्याल में 30 से 40 सेकंड हुए होंगे अभी। 16 4 क्या होता है 64। मैंने बताया था अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो 9 9 से 81 तो इतना मसला नहीं होगा आपको।
और 9 वाली टर्म लिख लो आप 64 -64। अच्छा, इसके अंदर ऐड करो 85 करो तो ये आपके पास हो जाएगा 145 और 145 144। पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दो। ये देख लो, मुश्किल से मेरे ख्याल में आप टाइम देख लेना, 1.25 मिनट लगा होगा। जब आप ये देख लोगे फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन जो है ये वाला केस है जिसमें जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो y की टर्म के नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको a² की वैल्यू मिल जाएगी 16, a की वैल्यू होगी 4, b² की वैल्यू मिल जाएगी 9 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। c² होता है a² माइनस b² मतलब 16 माइनस 9 7। ठीक है, ये पैरेलल टू y एक्सिस वाला केस है। तो इसमें जो आपके फौसाए होंगे वो होगा, अच्छा h क्या है इसमें, h है 2, k क्या है 3 प्लस माइनस c आपके पास क्या है √7, c² 7 है, c निकालोगे तो √7 आ जाएगा। तो 2, 3 प्लस माइनस c, ऑप्शन नंबर c जो है वो करेक्ट है। तो अपनी कैलकुलेशन आपने फास्ट करनी है। अगर आप सही तरीके से करोगे, मैंने बताया 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन छोटे होते हैं, कितने क्वेश्चन बड़े होते हैं। अच्छा, इनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक मैं शेयर करना चाह नहीं रहा क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक कोई इतनी मज़े की शॉर्ट ट्रिक नहीं है, काफ़ी उसमें चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है मैंने वही आपको फॉलो करवाया है, क्योंकि उसमें आपका 1 मिनट लगेगा, इसमें 2 मिनट लगेगा, लेकिन एक नई चीज़ से आप बच जाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक को आप छोड़ो, आराम से आप ये वाला क्वेश्चन करो, इस तरीके से करोगे तो आसानी हो जाएगी। उसके बाद 18 में लिखा हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। एक पैराबोला बना लो और समझो क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। ये एक बेहुदा सा पैराबोला है और एक डायरेक्ट्रिक्स बना लो आप, एक फोकस भी बना दिया, लेस गिर रहे हैं। अच्छा, द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स, फोकस से लेके भाई डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर है, ये वाला फोकस से स्टार्ट हुआ डायरेक्ट्रिक्स तक एक परपेंडिकुलर है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री बना रहा है। वो पूछ रहे हैं द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये जो परपेंडिकुलर है ना फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक, इसका मिड पॉइंट क्या है। तो आपको देखने में लग रहा है ये डिस्टेंस पैराबोला में ए होता है, ये डिस्टेंस पैराबोला में ए होता है, तो इसका मिड पॉइंट ये होता है। और ये आपको पता है ये क्या होता है पैराबोला के अंदर, वर्टेक्स होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा कि मिड पॉइंट ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। उसके बाद थोड़ा मुश्किल MCQs है 19 द फोकस ऑफ द पैराबोला। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। देखो, अगर हम पैराबोला का केस कंसिडर करें जब एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो उसके, तो 2 केस बनते हैं। अभी मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ। जब एक्सिस जो है वो अलोंग y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी, x² = 4ay। अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को मैंने नहीं बताई भी, मैं समझाता हूँ क्या है। जिसमें a > 0 है, इस वाली इक्वेशन में फोकस निकलता था 0, a पे। उसके बाद अगर पैराबोला इस तरह बन जाए तो अब इसकी इक्वेशन हो जाएगी x² - 4ay। a अभी भी > 0 है और फोकस के कोऑर्डिनेट अब हो जाएंगे 0, माइनस से। इस्तेमाल कब होगा, लेट से अगर आपके पास इक्वेशन है x² = 12y, तो आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे इससे 4ay से, तो यहाँ से आपको 4a की वैल्यू मिल गई 12, a की वैल्यू मिल गई 3। अब अगर आपको फोकस निकालने, फोकस होगा 0, a पे मतलब 0, 3 पे। अगर आपके पास इक्वेशन है x² = -12y, माइनस का केस है, मतलब ये वाला जब आपका पैराबोला जो है वो कप डाउन है, तो इस वाले केस में आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे x² = -4ay से, तो -4a बराबर होगा -12 के, मतलब ये पूरी चीज़ बराबर है इसके। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, a की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, लेकिन यहाँ पे फोकस किस पे, फोकस है 0, -a यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 2 केस बने। पहले वाले केस में ये पैराबोला ऊपर था और इसका फोकस कहीं यहाँ पे लाई कर रहा था 0, 3। दूसरे वाले केस में फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, 0, -3 पे लाई कर रहा है। ये तो है बुक का मेथड, लेकिन अगर आप मेरे जो मैंने समझाया पैराबोला में उसके अगर टेबल में जाओ तो आपको सिर्फ ये वाली इक्वेशन मिलती है, आपको ये वाली नहीं मिलती।
तो मैं इस इक्वेशन से इन दोनों केस को कैसे डील करता हूँ वो आप देख लो। अगर आप सिर्फ इसको फॉलो करो, अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन आई हुई है तब तो आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, यही सेम प्रोसेस रखो। और मैंने ये इस चक्कर में नहीं डाला था, मैंने सिर्फ ये बोला था कि x² इक्वल टू 4ay है और फोकस के कोऑर्डिनेट 0, a है। मैंने और कुछ नहीं बताया आपको कि a ग्रेटर देन 0 है या -a फोकस है, कुछ भी नहीं बताया हुआ था। अब आप क्या करो, अगर ये वाली इक्वेशन है आप बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करो और फोकस एंड पे आपके पास 0,3 आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास ये वाला केस है तो मेरे तरीके से कैसे करोगे इसको, कि आप सिंपल, क्योंकि मैंने आपको यही इक्वेशन बताई है, आपको और कुछ नहीं बताई, तो आप इसको इसी से कंपेयर करो। और यहाँ से देखो 4a की वैल्यू -12 और a की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। मैंने फोकस के कोऑर्डिनेट क्या बताएं, 0, a क्या है, -3 है। तो देखो आंसर दोनों केस में सेम आ रहा है। लेकिन मैंने अप्रोच क्या रखी है, मैंने अप्रोच ये रखी है कि जब a पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है, सही है। लेकिन जब a नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव ही रहने दो, वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, वो लेस देन 0 भी हो सकता है। लेकिन बुक ने क्या अप्रोच रखी हुई है, उन्होंने दोनों केसेस में a को ग्रेटर देन 0 रखा हुआ है और दो अलग अलग केसेस बना लिए। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को इस कन्फ्यूजन में डाला नहीं था कि यार सिंपल ये इक्वेशन है, ये फोकस कोऑर्डिनेट है, जब नेगेटिव होगा खुद ही आपके फोकस नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस एमसीक्यूज में सवाल देखो क्या पूछा है, द फोकस ऑफ द पैराबोला x² इक्वल टू -4ay। तो अगर आप बुक को फॉलो करोगे तो इस टाइप की इक्वेशन, इस टाइप के पैराबोला का फोकस यहाँ पे लाया करता है। तो अगर आप मेरे टेबल याद करोगे उसमें ये वाली नज़र नहीं आएगी आपको, बस आपको फोकस याद होगा तो आप इस पर टिक कर आ जाओगे। तो मैंने मेंशन कर दिया, अगर वो इसका पूछ रहे हैं तो फिर फोकस क्या होगा, 0, -a के ऊपर होगा। तो इस चीज़ को आप जहन में रखना। 20 पे लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला डैश एवरी कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला विच पासिस थ्रू इट। देखो ये कॉन्सेप्ट को याद रखो, अगर हाइपरबोला में आप कोई कॉर्ड बना रहे हो, ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, कर्व पे किसी भी दो पॉइंट को मिलाता है। तो इस तरह भी आपका एक कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। ये इस ब्रांच के अंदर अंदर कॉर्ड बन रहा है। लेकिन ये पूरी फिगर है ना, ये पूरी हाइपरबोला है, पूरा हाइपरबोला है। इसमें कोई भी दो पॉइंट को जो लाइन मिलाए वो आपकी कॉर्ड होगी। तो लेट कर लो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये भी जो लाइन होगी ये भी क्या कहलाई जाएगी, कॉर्ड कहलाई जाएगी। लेकिन अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ऐसा कॉर्ड हाइपरबोला के अंदर, ऐसा कॉर्ड जो ये हाइपरबोला के सेंटर से पास करता है, हाइपरबोला में ऐसा कॉर्ड जो ये हाइपरबोला के सेंटर से पास करता है। तो जब कॉर्ड ये सेंटर से पास करेगा तो ये सेंटर जो है वो इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये जो सेंटर जो होगा ना इस पूरे कॉर्ड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। जितना हिस्सा इधर होगा उतना हिस्सा इधर ही होगा। लेट कर लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास कर रहा है तो ये जो सेंटर जो है ये मिड पॉइंट हो जाएगा इस पूरे कॉर्ड का। जितना हिस्सा इधर है इतना हिस्सा इधर है। तो इसको बोलेंगे क्या कि कोई भी कॉर्ड अगर हाइपरबोला के सेंटर से पास कर रहा है तो सेंटर जो है वो उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो यही लिखा हुआ है इन्होंने, द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला विच पासिस थ्रू इट। कि सेंटर जो हाइपरबोला का है वो बाइसेक्ट करता है हर उस कॉर्ड को जो उससे पास करता है, ठीक है। बाकी जो रैंडम कॉर्ड है वो तो उससे पास नहीं कर रहा, उसकी तो कहानी नहीं है। जो उससे पास कर रहा है वो उसको बाइसेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है फॉर द पैराबोला y² इक्वल टू 16x फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी। एक सिंपल आपके पास पैराबोला है y² इक्वल टू 16s, आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। ये केसेस है, मतलब ये केस है अलोंग x एक्सिस का। तो इसमें फोकस होता है a,0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। निकालो, कंपेयर करो इसको आप इससे। तो 4a की वैल्यू आ गई 16, a की वैल्यू आ गई 4। तो फोकस हो जाएगा 4,0 पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x + 4 इक्वल टू 0। तो 4,0 x + 4, 4,0 हाँ, अगर आप इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगी x इक्वल टू -4। तो 4,0 x इक्वल टू -4। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा।